नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें और उनकी राय, आपकी राय कमेंट्स के रूप में हमें भेजें तो निश्चित रूप से उनका स्वागत है। हम भी ये चाहते हैं कि हमारी बात अधिकाधिक लोगों तक पहुंचे। भारत विरोधी षड्यंत्र, राजनीतिक षड्यंत्र, आतंकवादियों का षड्यंत्र, नक्सलियों का षड्यंत्र, माओवादियों का षड्यंत्र, भारत विरोधी जो ताकतें हैं देश के बाहर, उनकी फंडिंग से जो होता है जिस तरह का षड्यंत्र और जिससे भारत की छवि खराब होना, सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाना, इस पर चर्चा होती है। राहुल गांधी जब कई ऐसे लोगों का समर्थन करते हैं या उनकी पार्टी के लोग समर्थन करते हैं या और कम्युनिस्ट पार्टियां या दूसरी पार्टियां जिस तरह की उन लोगों का समर्थन करती है, बड़े बड़े वकील जब खड़े हो जाते हैं कुछ गंभीर मामलों में, तब ये होता है कि एनजीओ की फंडिंग को लेकर के भारत सरकार जो पिछले वर्षों से कहती रही, और हम जैसे पत्रकार भी जो कम से कम आप मेरे ही लिखे हुए लेख देखेंगे तो पिछले 30-40 वर्षों में भी कई लेख लगातार मेरे ऐसे हैं जिसमें इस बात को कहा गया कि बहुत अच्छे एनजीओ भी काम करने वाले हैं। इस पर मैंने वीडियो भी पहले भी कुछ हमारे इस एडिटर्स आई को आप जब देखेंगे तो आप उसमें भी पुराने वीडियो में देख सकते हैं कि एनजीओ की चर्चा मैंने पहले भी की है। लेकिन सरकार का पूर्वाग्रह हो सकता है। कांग्रेस सत्ता में थी, जब भी वो भी एनजीओ के कुछ ऐसे गलत लोगों के बारे में बात करती थी तो कहा जाता था उनका पूर्वाग्रह है, या कांग्रेस जब उनका साथ देती थी तब ये सवाल उठता था कि वो साथ क्यों दे रही है। ऐसे लोगों का भी एक एनजीओ का समर्थन करती है, एक एनजीओ का विरोध करती है। लेकिन अदालत जब कहे, मैं इसलिए इस मुद्दे को उठा रहा हूं, अब भारत की अदालत ने एक बड़े गंभीर मामले में कई एनजीओ का नाम लेकर के कहा है कि हां इनका सब संदिग्ध है, क्योंकि ये ऐसे लोगों की मदद करते हैं जिन पर गंभीर आरोप होते हैं भारत विरोधी गतिविधियों के लिए। इनको फंडिंग विदेशों से होती है और ये एक समुदाय विशेष, खास करके मुस्लिम लोगों के लिए उनका कहना है, उन ऐसे लोग जो उनके अपराधी तत्व जिन पर आरोप आते हैं उनको बचाने के लिए एनजीओ खड़े होते हैं। अब सुनिए, आप, मेरा कहना नहीं है, ये बाकायदा कोर्ट ने कहा है और उत्तर प्रदेश का मामला है, एनआईए कोर्ट है, ऐसा भी नहीं है कि छोटा मोटा कोर्ट हो। बाकायदा जिसको विशेष रूप से अदालत होती है, जो हत्या का गंभीर मामला, खास करके एक युवा चंदन गुप्ता उसको उर्फ अभिषेक, अब उसका जो नाम रहा है, और उससे उस पर निर्मम हत्या का आरोप आया और 31 हमलावरों के लिए हत्या में नामजद किया गया। चार्जशीट हुई, अदालत चला। अब ये मामला कब का है? 2018 गणतंत्र दिवस अभी हाल में निकला है। आप सोचिए कि 2018 का फैसला 2 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल, अब जाकर के इसका फैसला अदालत ने दिया। उसमें 28 हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा अदालत ने दी। आप इस ध्यान दीजिएगा, ये लखनऊ की एनआईए अदालत है, ये हमारी आपको ऐसी नहीं है, और जो मामला कब से चल रहा था। ऐसा ही नहीं है कि आप ये कहें कि ये सरकार है, वो सरकार है, और कोर्ट को तो कम से कम मानना चाहिए। पार्टियों को कह सकते हैं, पत्रकारों को पूर्वाग्रह कह सकते हैं, वैचारिक आधार कह सकते हैं, लेकिन उनको बाकायदा आजीवन कारावास की सजा दी गई। 2 को पूरे पर्याप्त प्रमाण न होने से छोड़ा, 1 की तो मृत्यु हुई हो गई बीच में। चूंकि मामला चलता है, ये तो हो सकता है और खींचे, आगे भी किसी और कोर्ट में अपील करने वाली बात है। लेकिन और मैं फिर भी मानता हूं कि चलिए अदालत ने, और ये अपराधी तत्व तो ये सही है कि एक विशेष समुदाय मुस्लिम युवक, इनको किस तरह से उपयोग किया जाता है। मैं आज भी कहूंगा, जिन पर आरोप होते हैं, जो किसी गंभीर अपराध में शामिल हो जाते हैं, उनका उपयोग कौन कर रहा है, उनको विदेशी ताकतें कहां से चलाती हैं, या यहां पर कौन उनके पीछे है। तो अदालत ने देश में संवैधानिक संस्थाओं के विरुद्ध वातावरण बनाने, राजनीतिक दल और न्यायपालिका में भारत विरोधी जिस तरह उनके बारे में बातें करने के लिए कुछ एनजीओ के नाम लिए हैं, और उनके लिए कहा गया है कि इनकी भूमिका, क्योंकि ऐसे अपराधियों को जो हत्या के प्रकरण हो, जो बम चलाते हों, मैंने देश के विभिन्न हिस्सों में, ऐसा नहीं है कि केवल पश्चिम बंगाल का मामला है,
ये मामला है छत्तीसगढ़ में हो सकता है, ये पंजाब में हो सकता है, ये उत्तर प्रदेश में हो सकता है, ये झारखंड में हो सकता है। लेकिन जहां जहां ऐसे और खास करके ऐसे संगठन जिनको विदेशों से फंडिंग मिलती है, तो कोर्ट ने कहा है, हमने नहीं, एनआईए कोर्ट ने कहा, दस्तावेज निकाल करके देख लीजिएगा लखनऊ एनआईए का जो हाल में फैसला आया। और सबसे मजेदार बात यह है कि ग्वालियर के दैनिक अखबार के एक बड़े अच्छे संपादक हैं, उन्होंने इस पर ध्यान दिलाया, अजय खमरिया जी। उन्होंने बाकायदा इस पर अलग से रिपोर्ट प्रकाशित भी की और लिखा भी, लेकिन देश के कई हिस्सों में दिखाई नहीं दिया, क्योंकि एनजीओ का मामला है, उसको इतना ध्यान से कौन उसके बारे में करेगा। यूपी में नहीं, दिल्ली में चर्चा ज्यादा नहीं हुई है, इसलिए मुझे इसकी चर्चा करनी पड़ी, क्योंकि मैं एनजीओ उनको नजर रखता हूं। मैं पर बड़ी किताबें रखी है जिनमें एनजीओ को पूरा फंडिंग कैसा, एनजीओ को अच्छे काम करने वालों का भी बड़ा रिकॉर्ड है और गड़बड़ करने वाले का भी है। सरकार ने प्रतिबंधित करती है, लेकिन मैं इसलिए एनजीओ का नाम जो अदालत में आया है, देखिए बगैर प्रमाण के बात न करना है, मैं हमेशा इस बात पर जोर देता हूं। और इसीलिए ये कह रहा हूं कि अदालत में जिन संस्थाओं के लिए कहा गया कि इनकी भूमिका पर अदालत ने चिंता व्यक्त की है, कौन है? सिटीजन्स ऑफ जस्टिस एंड पीस मुंबई, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज दिल्ली, रिहाई मंच लखनऊ, अलायंस फॉर जस्टिस एंड अकाउंटेबिलिटी न्यूयॉर्क, कहां बेस्ड है इनके, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल वाशिंगटन डीसी, साउथ एशिया सॉलिडरिटी ग्रुप लंदन, जमीयत उलेमा हिंद का लीगल सेल। ये इतने संगठनों के नाम बाकायदा कहा गया। एक जब उनको रिपोर्ट दी गई, बताया गया कि क्यों इनके बचाव में खास करके जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, केरल, असम, पंजाब, ऐसे कई इलाकों में जिन अभियुक्तों पर आतंकवाद, जाली मुद्रा, भारत के विरुद्ध युद्ध, देश की रक्षा संस्थानों से गोपनीय सूचनाओं की जासूसी एवं विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम से संबंधित राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के मामले में गिरफ्तार करके एजेंसियों द्वारा जब अदालत में लाया जाता है, उनको इनकी ऐसी संस्थाएं, उनके लिए बड़े बड़े वकील जो लाखों में फीस लेते हैं, वही वकील का तो काम है, उनके पास लाया जाए तो वो तो बड़ा आतंकवादी, जैसे हमेशा मैं कहता हूं बम्बई बम कांड के लिए भी जो हत्यारा रहा, उसके लिए भी वकील शायद नहीं होता। अदालत भी कहती है वकील हम दे सकते हैं, आप बचाव में क्या कहता है वकील की तरफ से करिए, वो अलग बात है। लेकिन फंडिंग करने वाले जिनको विदेश, आपने देखा, मैंने इसलिए नाम पढ़ के सुनाया है, अधिकृत नाम जो अदालत के रिकॉर्ड में है, वो एनजीओ, जब राहुल गांधी पर जब कहा जाता है कि सोरोस और उसके यहाँ भारत के खिलाफ बातें कहते हैं, संसद में कहते हैं, तो उस पर अवमानना नहीं हो सकती है, उस पर अदालत मामला नहीं चल सकता है। या उनकी पार्टी के कुछ लोग इतना ही गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य चीन को लेकर के, भारत विरोधी बातें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री, हमारी सेना, उनके खिलाफ कुछ भी संसद में जो कल भी उन्होंने बोला, उसको लेकर के संसद में चर्चा हो रही है, उसका खंडन हो रहा है। और यही कहा जा रहा है कि कौन ऐसी संस्थाएं हैं जो इस तरह के प्रचार में, और से जो प्रतिपक्ष के नेता हैं वो भी कई ऐसी संस्थाओं को भी उस पर आ जाते हैं। कहीं उनके ऊपर वो असर तो नहीं होता है जो विदेशी करते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं। उनको एक लोकतंत्र में प्रतिपक्ष के नेता, प्रतिपक्ष की पार्टियां होना जरूरी है, लेकिन मैं इसलिए उससे जोड़ा कि भाई ये भारत विरोधी प्रचार खाली जो पकड़ा जाए हत्या में वही नहीं है। वर्षों तक जिनका माइंड, जिसको कहते हैं ब्रेन वॉशिंग करना, उनकी सहायता करना, ऐसी संस्थाओं के बारे में जब ये कहा गया, सरकार कहती है कि भाई ठीक है कानून के हिसाब से, अब ऐसे लोग सबूत नहीं रखते। किसी का न्यूयॉर्क में ऑफिस है, वहां से किस नाम से कंपनी के नाम पैसा भिजवाया, किसी का वाशिंगटन में है, किसी का बीजिंग में है, किसी का जो है वो भारत में है, लंदन में है। आप देखिए ये भी सही है कि भारत विरोधी खालिस्तान गतिविधि हो, आतंकवादी हो, कनाडा में हो, लंदन में हो, अमेरिका में हो या भारत में हो, तो भारत में मोहरे बना करके मुस्लिम युवकों को, जो जिन पर आप गंभीर आरोप आते हैं, वो मुस्लिम युवक है, इसलिए उसको क्यों, ताकि तनाव हो, हिंदू को मारा, मुस्लिम ऐसे भीड़ को उनको उत्तेजित किया गया और जब गणतंत्र दिवस के दिन मारा गया। देखिए ये भी एक बड़ी बात है। और ये घटना भी कहा, कासगंज में तिरंगा यात्रा में राष्ट्रीय ध्वज लेकर के जो चल रहा था चंदन गुप्ता, याद करिए, तिरंगा यात्रा निकालने वाले चंदन गुप्ता को, वही यात्रा तो बड़ी निकालते राहुल गांधी, उसके बारे में नहीं कि उसकी चर्चा करेंगे कि कौन भाई इनकी जो हत्यारे हैं उनकी पैरवी कौन कर रहे हैं। मैं इसलिए उन वकीलों की चर्चा नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन उनको ऐसे लोगों को खाली, और ये तो एक प्रकरण है
जिसमें हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा दी जा चुकी है। अदालत से आजीवन कारावास की सजा छोटी नहीं होती है, उसके बाद वो कहाँ, और जेल में तो रहना ही है उनको। मुकदमा चाहे चलता रहे, आजीवन कारावास की सजा है। वो कहीं सुप्रीम कोर्ट तक जाए, उनके बड़े बड़े वकील है, करोड़ों रुपया विदेशों से आएगा, दबाव आएगा। पहले सरकारें भी ऐसी होती थी, जो सरकार भी दबाव आ जाती थी, हमारा सीआईए का आदमी छोड़ दीजिए, हमारा केजीबी का, हमारे चाइनीज एजेंसी का है, कहीं कोई ऐसी रियायत करिए, हमारे साथ समझौता होगा, हमारा नागरिक है, उनका नागरिक होता, लेकिन तो भारत के नागरिक। मैं इसलिए उसको हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं देना चाहता। मैं कह रहा हूं कि जो मुस्लिम युवक हैं, चर्चा में आता है कि भाई मुस्लिम युवक ही क्यों ऐसे पाए जाते हैं, इसलिए कि उनको धर्म के नाम पर, उनको ड्रग्स के नाम पर, जो तालिबान करता है, जो पाकिस्तान करता है, तो पाकिस्तान तो करता ही है, लेकिन भारत में ऐसे संगठन जो भारत विरोधी, भारत सरकार विरोधी नहीं, भारत विरोधी गतिविधि, जैसा मैंने बताया, तस्करों का, आतंकवाद का समर्थन करना, उन गतिविधियों का समर्थन करना, और उनमें जो गिरफ्तार हो उसके लिए बड़े बड़े वकील खड़े करना। तो हम ये कह रहे हैं कि जो पिछले दिनों लगातार अरविंद केजरीवाल की क्या है, उनको तो बाकायदा उनकी पार्टी से निकले हुए लोगों ने कहा कि भाई वो खालिस्तानियों से मिलकर के जो है पंजाब में भी जो गतिविधियां रही है उनका साथ देते रहे मुख्यमंत्री के रूप में। अब तो उनमें मामला उस पर नहीं चला, वहां तो उनकी सरकार आ गई। अभी भी वहां पर ये घटनाएं हो रही हैं जिसमें आरोप माना जा रहा है कि साहब वहां आतंकवादी घटनाएं कुछ ऐसी जो पहले थे वो फिर बढ़ रही हैं, क्योंकि उनकी सरकार आ गई, उनके प्रति रियायत रखते हैं। तो अरविंद केजरीवाल, दिल्ली का चुनाव है, इसका भी जवाब देना चाहिए कि वो तो एनजीओ का धंधा अपना उनका रहा ही है। अब वो एनजीओ के बाद सरकार, सत्ता के बाद पार्टी, पार्टी के बाद एक पार्टी, फिर दूसरी सरकार, दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन। ऐसे लोगों को जो हत्या के गंभीर मामलों में, आतंकवाद के मामलों में फंसे हुए हैं, उनका समर्थन करने के लिए अपने वकील देना, उनके वकील खड़े करने वाली जो संस्थाएं हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? वो केवल ये क्यों नहीं कहते कि इनसे ऐसे लोगों को प्रतिबंधित कर, इन संस्थाओं के लोगों को ही, ऐसे ही लोग हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, मुख्यमंत्री थे तब से उनके खिलाफ पड़े हुए जो लोग रहे हैं, जो निरंतर विदेशी फंडिंग से करोड़ों रुपए का, जिन पे सबूत भी आया, वो कभी जेल गए, कभी जमानत ले लिया। इस संगठन में ऐसे उन लोगों को भी मदद दी गई है। और मैं इसीलिए कहता हूं, आप जानते ही होंगे कि कई ऐसे नाम चर्चित रहे हैं। तीसरा सीतलवाड़ का नाम भी एक है, जो बड़े उनके परिवार सीतलवाड़ फैमिली के रही हैं, लेकिन उन पर इस तरह के गंभीर आरोप अदालत में आए थे, वो भी इन्हीं संगठन से जुड़ी रही है, ऐसे संगठन के साथ। आज भी जिस संगठन का नाम लिया गया है उसमें उनका उस संगठन का नाम भी है। तो मैं नहीं कह रहा हूं कि उन पर प्रमाण जितना मिलेगा वो जमानत मिल सकती है, लेकिन जिनको आजीवन कारावास हुआ है, तो ये साबित होता है कि अदालत यदि कहती है कि इन संगठनों की गतिविधियों से भारत विरोधी गतिविधियों का होता है, इसको ये जांच का विषय है, इस पर कार्रवाई का विषय है, तो भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के सक्षम हो न हो, उसके हाथ में अधिकार में क्या हो, चूंकि मामला भारत सरकार का भी है, चूंकि ऐसे जांच के लिए जांच एजेंसियां, राष्ट्रीय एजेंसी काम करती है। राष्ट्रीय सुरक्षा के कानून राष्ट्र के आधार पर होते हैं, केंद्र सरकार के अधीन होते हैं, और इनको फंडिंग मिलना, इनको न मिलना, इसके लिए वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय इसको सुनिश्चित करता है। तो ऐसी स्थिति में अपेक्षा यह की जाती है कि अदालत के इस फैसले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उनकी सरकार, जो विधि कानून मंत्रालय, इन सबकी समीक्षा करके ऐसे संगठनों के बारे में और कठोर कार्रवाई के लिए, और उनको जो मिली फंडिंग उससे किन लोगों को दी गई, जिससे इन लोगों को, हत्यारों को, आतंकवादियों को, नक्सलियों को जो सहायता दी गई, जिनकी पैरवी की गई, उसकी भी पूरी जांच पड़ताल करके आगे और कानूनी कार्रवाई नई न्याय संहिता के तहत क्या हो सकती है, इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। एएसआई में हम यही विराम देते हैं। आप एएसआई देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, और आपकी जो राय हो उससे भी हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।